हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सीटेट का एग्ज़ाम जो है आपका 20 अगस्त को आप अपना प्रिपरेशन बनाए रखे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपके 30 नंबर के यहाँ से आते हैं 30 मार्क्स के, ठीक है। जिसमें से 15 आपके कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है, और 15 आपके होते हैं पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी मतलब कि आप बच्चों के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे आप टीचिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है पेडागोजी। तो आइए कैसे इसको सॉल्व करते हैं पेडागोजी के क्वेश्चंस को, और ट्रिकली कैसे इसको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। आपको पता होगा कि 4 ऑप्शन होते हैं पेडागोजी में, जिसमें से 2 ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर ले जाते हैं, क्योंकि वो क्लियर दिख जाते हैं कि ये ऑप्शन सही नहीं होगा। लेकिन 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं जो दोनों सही होते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा प्रायोरिटी उस ऑप्शन को देना होता है जो ज़्यादा सही होता है, ठीक है। तो कैसे हम जानेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका 2019 का है, CDP है आपका, जो साइकोलॉजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कह रहा है, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। मतलब शिक्षा से संबंधित है आपका शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये राइट टू एक्ट है आपका, जो 2009 है। ये क्या बताता है आपको, तो ये क्या बताता है आपको, समावेशी शिक्षा के बारे में बताता है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये तो कंसेप्ट बेस है आपका। समावेशी शिक्षा क्या कहता है, समावेशी शिक्षा ये कहता है कि जो आपके नॉर्मल बच्चे होते हैं, ठीक है, और प्लस आपके स्पेशल बच्चे होते हैं, तो दोनों को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। जो जैसे दिव्यांग बच्चे हो गए और जो आपके नॉर्मल बच्चे होंगे, उनको एक साथ पढ़ाएं, ये आपको कहता है आपका एक्ट 2009, ठीक है। दूसरा है आपका क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कह रहा है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय अवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो नियमित विद्यालय मतलब वही जिसमें हम सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। वो आपके स्पेशल बच्चे भी होते हैं और आपके नॉर्मल बच्चे भी होते हैं। उस शिक्षा को हम क्या कहते हैं, तो अभी ऊपर डिस्कस किए हैं, हम उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है आपको समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट, ये RT 2009 के तहत होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों को कक्षा में प्रश्न, मतलब बच्चों से जो भी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, या प्रश्न किस टाइप के होते हैं। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो कह रहा है बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हतोत्साहित आपका निगेटिव है, तो ऐसे ही कट गया ना। और दूसरा कह रहा है पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ये भी गलत है, अनुमति देंगे। बच्चों को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने का परमिशन देते हैं, ठीक है। और दूसरा कह रहा है पूछने से रोकेंगे, ठीक है, ये भी नहीं करेंगे, नहीं रोकना हमको प्रश्न पूछने से। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है पूछने के लिए प्रेरित करेंगे। हाँ, उनको क्या करेंगे, इनकरेज इनकरेज करेंगे। मतलब इससे क्या होगा, बच्चे अपने बातों को रख पाएंगे, ठीक है, आपसे डरेंगे नहीं। किसी किसी भी प्रकार के उनके मन में क्वेश्चन है तो आपसे पूछेंगे। तो ये आपका पहला फोर्थ डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बच्चों को प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिए क्लास में टीचिंग कराते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होती है। मतलब कह रहा है ना, जब भी अधिगम आप कराते हो, लर्निंग कराते हैं, तो कौन सी इसमें से मुख्य प्रक्रिया नहीं है जो उस टाइम होती है। तो निगेटिव पूछ रहा है कौन सी नहीं होती है अधिगम के टाइम। तो कह रहा है पहला कि पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, नहीं ये होता है, ठीक है। हम जो भी चीज़ें पढ़ाएं तो उनका हम रिपीट करें, ठीक है, और प्रैक्टिस कराएं। दूसरा कह रहा है निर्देश एवं संचालन, बिल्कुल होता है। निर्देश करा मतलब टीचर्स क्या करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन देते हैं जब भी आपका लर्निंग कराया जाता है ना, टीचिंग कराया जाता है। तीसरा अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, हाँ एक्सप्लोरेशन कराएंगे उनको, ठीक है, इंटरेक्शन कराएंगे।
इंटरेक्शन मतलब पारस्परिक क्रिया मतलब उनको एक दूसरे से बात वार्तालाप करने देंगे किसी भी टॉपिक पे, जिससे वो चीज़ों को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। चौथा कह रहा है कंठस्थीकरण एवं रिकॉल कराना। नहीं, कंठस्थ मतलब आपको याद कराने से मतलब है, तो याद नहीं कराना चाहिए, तो ये आपका निगेटिव साइन शो कर रहा है। तो जिस ऑप्शन में आपको याद कराने के लिए आ जाए या बच्चों को दंड देने की बात करें, वो ऑप्शन नहीं होगा आपका। तो ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, अधिगम के दौरान। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों एवं स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान करता है। कुछ बच्चे दिए गए हैं, जैसे आपको तो पता ही है, बच्चे करियर से मतलब कि लर्निंग के हिसाब से या टीचिंग के हिसाब से कई सारे टाइप्स के होते हैं, आपके बुद्धि के हिसाब से, ठीक है, बुद्धि के हिसाब से, जैसे आपका मंद बुद्धि बालक हो गया, सामान्य बालक हो गया, आपका प्रतिभाशाली बालक हो गया। तो प्रतिभाशाली बालक क्या होता है, जिसकी बुद्धि लब्धि आईक्यू क्या होता है 140 से अधिक होता है, और सामान्य का क्या होता है 90 से लेकर 110 के बीच में होता है बुद्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि उनकी। और जो मंद बुद्धि होते हैं वो 90 से कम होते हैं। तो ये सभी बच्चे बच्चे दिए गए हैं, तो बताता है उनकी क्वालिटी क्या होती है। तो क्या प्रतिभाशाली बच्चे, तो आइए सेलेक्ट करते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे बहुत तेज होते हैं, ठीक है, उनकी आईक्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इस ऑप्शन में मैच करिए। कह रहा धारा प्रवाह करने में कमी नहीं, कमी तो होगी नहीं वो, ठीक है। कह रहा मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, हाँ सोच सकता है, ये भी ठीक है। आसानी से विचलित होने की आदत है, नहीं विचलित नहीं होते हैं वो, ठीक है। शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, हाँ इनके अंदर सीखने की योग्यता बहुत तेज होती है, जो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो ये आपका पहले का ये डी वाला आपका पहले का हो जाएगा, ठीक है, 1 का। अब ये थोड़ा देख लीजिए, सृजनात्मक बालक क्या होते हैं, जो नई नई चीज़ों का रिसर्च करते हैं या बनाते हैं नई नई चीज़ों का, तो उनके अंदर ये होती है। मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा आपका, और ये 4 वाले का डी हो जाएगा। वो क्या करते हैं सृजनात्मक बालक, वो सोचते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है, और नए नए चीज़ों का आविष्कार करते हैं। दूसरा अधिगम असक्तता, मतलब कि उनको सीखने में दिक्कत होती है, ये वाले बालक, ठीक है, जैसे डिस्ग्राफिया हो गया आपका, डिसकैलकुलिया हो गया। तो डिसकैलकुलिया ये बताता है कि जो बच्चे मैथ में होते हैं उनको चीज़ें मैथ वाली चीज़ें कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। और डिसग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित होता है, उनको लिखने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो वैसे ही अधिगम असक्तता वाले होते हैं, तो इनके बारे में क्या होगा, ये कह रहा है कि आसानी से ये तो ये वाला तो कैंसिल हो चुका है आपका, ये हो गया, 2 ऑप्शन आप हो चुके हैं, तो इनको छोड़ दीजिए। इन दोनों में देखिए, कह रहा सृजनात्मक हो चुका है और प्रतिभाशाली। ये देखिए अधिगम आवश्यकता क्या हो सकता है, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, हाँ इनके पढ़ने में कमी हो सकती है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा आसानी से विचलित होने की आदत, हाँ ठीक है, ये क्या होते हैं आसानी से क्या करते हैं, विचलित हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है अधिगम अशक्तता होती है, ठीक है, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। और ये जो लास्ट वाला बचा है आपका फर्स्ट हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, ठीक है, अवधान कमी, अति सक्रियता, ठीक है, अति सक्रिय रहेंगे तो वो लय में नहीं पढ़ पाते हैं या चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका इसमें से पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि जो बच्चे की गलतियाँ होती हैं, जो बच्चे गलती करते हैं पढ़ते टाइम, तो आप उसको कैसे देखते हो, ठीक है, क्या सही है गलतियों के बारे में, इसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बार बार अभ्यास कराने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, नहीं तुरंत नहीं सुधारनी चाहिए, ठीक है, चीज़ों को सुधारनी चाहिए, इसको भी देखते हैं पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं कि कहीं से अच्छा तो ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है, हाँ जो त्रुटि होती है या गलतियाँ होती है अधिगम के दौरान होती है, उसी का एक भाग माना जाता है, ठीक है, बच्चे गलती करके सीखते हैं। तो ये भी आपका मतलब पॉजिटिव साइन कर रहा है। दूसरा कह रहा है अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, नहीं महत्वहीन नहीं है, ये आपका निगेटिव साइन कर रही है, तो होगा नहीं आपका, ये कट गया। कह रहा है अ, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, लापरवाह तो मतलब ही नहीं है, ऐसा थोड़ी ये बच्चे गलत कर रहा है सीखते टाइम तो आप कहोगे लापरवाह है, ऐसा नहीं है। तो ये भी ऑप्शन कट गया, इन दोनों में से आप दीजिए।
कह रहा है कि देख लीजिए, इसमें फिर से कर लीजिए, बार बार अभ्यास करने के लिए कहा, तुरंत सुधार देनी चाहिए। तुरंत नहीं, धीरे धीरे गलतियाँ सुधरती हैं, अचानक नहीं सुधार सकते आप। और इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है, अधिगम एक भाग है तथा उन्हें विचार में अंतर्दृष्टि करनी चाहिए। मतलब कह रहा है अधिगम का एक भाग होता है, ठीक है, जो गलतियाँ होती हैं और उसे विचार करके उनको सुधारना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, दो ऑप्शन तो आपको एलिमिनेट हो जाते हैं इजिली, लेकिन दो बचते हैं और उनमें जो बेस्ट आंसर होता है उसको सेलेक्ट करिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है मूल्यांकन को, क्या मूल्यांकन के बारे में पूछ रहा है। मूल्यांकन बेसिकली करते क्या है, क्यों है और क्या होता है मूल्यांकन। तो ये कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। कह रहा है ना कि जो मूल्यांकन होता है, जो टीचिंग का आपका भाग होना चाहिए। हाँ ठीक है, मूल्यांकन हम टीचिंग में करते हैं, उसका एक भाग होता है। दूसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है केवल नंबरों के संदर्भ में करनी चाहिए। नहीं, मूल्यांकन हम केवल नंबर के लिए नहीं करते हैं। तो केवल ये आप जहाँ जिस ऑप्शन में केवल दिख जाए वो निगेटिव साइन करता है, ठीक है। मूल्यांकन बस हम उनके नंबरों के लिए थोड़ी करते हैं, हम तो मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि बच्चा बच्चा कहाँ तक मतलब सीख पाया है चीज़ों को, वो देखने के लिए करते हैं। तो ये ऑप्शन ऐसे आपका कट गया। सी है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वस्तुनिष्ठ ही हो आपका मूल्यांकन, व्यक्तिनिष्ठ भी होता है आपका। कह रहा है कि एक अलग गतिविधि के रूप में लेनी चाहिए। नहीं, एक अलग से नहीं लेनी चाहिए। मूल्यांकन आपका टीचिंग का ही पार्ट होता है, पढ़ाने के बाद तुरंत उसका हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बेस्ट, ये वाला सही था। कह रहा है अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का एक ये भाग होता है, ठीक है। तो सीखिए कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, यही आपका पेडागॉजी है। बहुत बच्चे पेडागॉजी में परेशान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है संरचनात्मक दृष्टि के अनुसार अधिगम, मतलब अधिगम के बारे में पूछा है, लेकिन यह ध्यान रखिए इसके रिस्पेक्ट में आंसर देना है आपको। संरचनात्मक दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से मत कहने का मतलब है कि बच्चे इसमें सक्रिय ज़्यादा रहते हैं संरचनात्मक में, ठीक है। इसको बेस मान के आपको आंसर देना है अधिगम का। तो ऑप्शन आइए देखते हैं। पहला कह रहा है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं है, अधिगम निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय होता है, बच्चे उसमें एक्टिव रहते हैं। तो ये ऑप्शन तो ऐसे कट गया आपका। कह रहा है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। हाँ ठीक है, इससे क्या करते हैं, जानकारी मिलती है आपकी अधिगम से, लेकिन याद रखिए संरचनात्मक दृष्टि से कह रहा है, इससे भी बेस्ट आंसर हो सकता है आपका। पूरा ऑप्शन पढ़िएगा। सी कह रहा अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। तो व्यवहार में परिवर्तन होना आपका अधिगम कहलाता है, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है यह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। हाँ ये बेस्ट है आपका। ये जहाँ भी सक्रिय आ जाए, सक्रिय इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। तो आप बच्चे को जब भी सक्रिय रहेंगे तो बहुत अच्छे सीखते हैं। तो ये आपके की पॉइंट है, 2-4 पॉइंट जिसमें बच्चे सक्रिय रहें उसको ज़्यादा महत्व दीजिएगा। जहाँ बच्चे खुद करके सीखे वहाँ ज़्यादा महत्व दीजिएगा उस ऑप्शन को, ठीक है। ये तो ये आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आप टीचिंग करा रहे हो, तो अगर शिक्षार्थी को आपको भरोसा है तो इसका क्या परिणाम होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या परिणाम हो सकता है। कह रहा है निश्चित हो जाते जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ये गलत है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को आप पे विश्वास है, आप पे मतलब टीचर पे, तो प्रयास ही नहीं करेंगे बच्चे। ये तो निगेटिव साइन है। बच्चे की जहाँ गलती बताई जाए वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी टीचिंग कराई जाती है बच्चे को सेंटर में रख के कराई जाती है। सब कुछ बच्चा ही होता है। आपको बच्चे के हिसाब से मतलब पढ़ाना है, ना कि अपने हिसाब से। दूसरा है कह रहा है का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। ऐसा नहीं, उत्साह नहीं भंग होता है। अगर वो टीचर पर ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे तो उनका उत्साह बढ़ता है, और दबाव में तो बिल्कुल नहीं आता। ये भी निगेटिव आपका साइन कर रहा है, ये इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी कह रहा है किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ये कह रहा है प्रभावित ही नहीं होंगे जब टीचर पे ट्रस्ट करेंगे। तो ये तो कोई ये नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ऑप्शन 4 सीखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हाँ, अगर वो टीचर पे उनका विश्वास हो जाता है तो एक्टिव रहते हैं वो सीखने के लिए। तो ये आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट
क्या है क्वेश्चन नंबर, आइए पढ़ते हैं 4 क्या कह रहा है। 12 है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। कह रहे कोई एक फीमेल टीचर है, ठीक है, तो बच्चों को उसको समस्या समाधान सिखाना है, तो कौन सा मेथड या कौन सा तरीका अपना सकती है। तो पहला ऑप्शन है, देखते हैं, ठीक है, समस्या समाधान करना है, ठीक, सिखाना है, तो क्या कर सकती है। कह रहा है पाठ्य पुस्तक से ही एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर दे सकती है। नहीं, समस्या समाधान यहाँ करना है तो एक ही टाइप के प्रश्न आप नहीं ले सकते, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रश्न ले सकते हैं, तो ये तो ऐसे कट गया। दूसरा है, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण, फिर यहाँ याद करने के लिए दे रहा है, तो याद करना इतना निगेटिव, ठीक है, इसको भी नहीं लेंगे, याद नहीं कराना है, बच्चों को समझाना है। सी कह रहा है बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति, अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना है। हाँ, ये पॉजिटिव है, और देखते हैं इसके अलावा भी, मतलब ऑप्शन एक और देख लीजिए, इससे बेस्ट हो तो उसको भी प्रीफर करेंगे। मतलब बच्चों को अंदर वो कहना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए बच्चों को, ठीक है। फोर्थ कह रहा है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यक्तिगत तरीके से समाधान लिख कर, नहीं, लिख कर क्यों करेंगे हम क्या लिख देंगे समाधान को, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नहीं, बच्चों से ही कराना है, तो ये भी नेगेटिव ही है। इन सब में अच्छा आपका ये ऑप्शन था, आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 ये देखते हैं। कह रहा है वह विधियाँ जिसके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, उनमें किसका उदाहरण है। मतलब इस कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो कौन सा प्रयोग है जिसमें बच्चे खुद कर रहे हैं, स्व पहल कर रहे हैं, उनका खुद का चीज़ों को महत्व दिया जाता है। तो क्या निगमनात्मक विधि, ये नहीं है, ये है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। हाँ, स्व मतलब खुद करेंगे, तो अधिगमकर्ता कौन होता है, बच्चे होते हैं आपके, तो इनके अकॉर्डिंग यही मेथड होता है, उनके उनके पे ही केंद्रित रहता है, बच्चे पे ही केंद्रित रहता है मेथड, तो ये आपका होता है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, ठीक है, इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। कुछ नीचे स्थिति एक दिया गया है, उसको पढ़िए और बताइए को किस सिद्धांत को दर्शाती है। वो क्या दिया गया स्थिति, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं जब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। मतलब कह रहा है कोई बच्चा है, ठीक है, अगर वो चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है तो वो हतोत्साहित हो जाता है और उस चीज़ को छोड़ देता है। तो कह रहा है 21 सिद्धांत को दिखाता है आपका, तो इमोशंस को दिखाता है आपको और संज्ञान को दिखाता है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है संज्ञान एवं संवेग, कह रहा है संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, ये गलत कह रहा है। संज्ञान जो होता है आपका इमोशन से कनेक्ट होता है, ठीक है, जो भी संज्ञान मतलब क्या, जो भी हम संक्रियाएं करते हैं, ठीक है, ज्ञान से रिलेटेड है संज्ञान आपका, तो ये आपको इमोशन से संबंधित होता है, इसमें कह रहे नहीं होता है। इमोशन से मतलब जैसे आपका क्रोध, भय, घृणा हो गया, ठीक है, तो आप अगर आप गुस्से में हो तो आपको इफेक्ट करेगा संज्ञान, आप ठीक से पढ़ नहीं पाओगे या सीख नहीं पाओगे चीज़ों से। तो कहने का मतलब कि संज्ञान और इमोशंस या संवेग जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये कह रहा नहीं होते हैं, तो ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। हाँ, ठीक है, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, ये पॉजिटिव है। और आगे देखते हैं। कह रहा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ये गलत है। जो आनुवंशिकता और जो पर्यावरण होता है एक दूसरे से में संबंधित होते हैं। और फोर्थ कह रहा है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा। सही तो ये भी है, लेकिन यहाँ बात किया है आपका संज्ञान, कॉग्निटिव और संवेगम, जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, ये आपसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये आपको यहाँ आनुवंशिकता का कोई क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं था, आपका मेन था संज्ञान और संवेग से, क्योंकि बच्चा हतोत्साहित हो जाता है तो उसका संवेग है, तो चीज़ों को सीख नहीं पाता है, ठीक है, तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है
निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का मध्य है, मतलब बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? तो सबको पता फैमिली होती है, क्योंकि बच्चा जब भी जन्म लेता है तो सबसे ज़्यादा उसके लिए समाज उसका परिवार ही होता है, वो परिवार से सीखता है, ठीक है। और मदर को फर्स्ट शिक्षिका या फर्स्ट टीचर कहा जाता है बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, मतलब जीन पियाजे क्या कहते हैं आपका? कहते हैं बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। नहीं, ऐसा नहीं, जो बच्चे होते हैं ऐसा नहीं कि उनकी जो सोच है बड़े से ज़्यादा अच्छे से सोचेंगे, तो ये तो होगा ही नहीं। कह रहा है बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रात्मक नहीं हो सकती भिन्न की, मात्रात्मक मतलब कह रहा है कि मात्रा में, मान लीजिए बच्चे के पास ज़्यादा नॉलेज है, वयस्क के पास कम है, या वयस्क के पास कम है, बच्चों ज़्यादा है और बच्चों के पास कम है, ये मात्रात्मक बताता है। ये नहीं होगा, गुणात्मक में होती है। गुणात्मक मतलब कि वो बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, वो गुण है उनका, और जो वयस्क होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं, तो वो हो सकता है। तो ये भी कट गया ऑप्शन। थर्ड देखते हैं, कह रहा है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ठीक है। जो वयस्क होते हैं, ठीक है, जो एडल्ट होते हैं उनसे अलग होती है बच्चों की गुणात्मक रूप से, न कि मात्रात्मक रूप से। ये कह रहा है कि फोर्थ वाला, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन ये सही है। किस रूप में भिन्न होती है? गुणात्मक रूप। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? जेंडर क्या है आपका? तो क्या होता है? एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है? नहीं, एक सामाजिक संरचना है। जो जेंडर होता है आपका सामाजिक संरचना होता है, बच्चे के जन्म के बाद वो आइडेंटिफाई होने लगता है आपका मेल और फीमेल में, तो ये समाज बताता है आपको। और जेंडर के अकॉर्डिंग आपका उनका वर्ग को बांट देता है, जिसको जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। क्वेश्चन में आता है जेंडर रूढ़िवादिता क्या है? तो क्या करते हैं बच्चे जन्म लेने के बाद, मेल है तो मेल का कहते हैं काम ये होता है, फीमेल है तो फीमेल के काम को अलग बांट देते हैं, जिसको हम जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेल का काम फीमेल भी कर सकते हैं और फीमेल का मेल भी कर सकते हैं। तो जेंडर रूढ़िवादिता से भी क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, माइंड में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की पहचान करता है? मतलब जो विकास होते हैं वो मतलब बालक का विकास किस किस डायमेंशन में होता है? तो ये सबको पता है, आपका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, ठीक है। तो जिसमें है वो दीजिए। ये कह रहा है आध्यात्मिक विकास, नहीं, बच्चे को आध्यात्मिक विकास से नहीं मतलब होता है। ये शारीरिक विकास ठीक है, फिर इसमें आध्यात्मिक हो गया, ये भी गलत हो गया। ये आपका सामाजिक ठीक है, शारीरिक ठीक है, व्यक्तित्व भी ठीक है। स्व देखते हैं, अभी ऑप्शन नंबर 3 पे स्टे करेंगे, ये भी सही है, लेकिन इससे भी अच्छा सही होगा जो आंसर, उसको लेंगे। शारीरिक मानसिक शारीरिक संज्ञानात्मक को मानसिक विकास कहते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव और सामाजिक और संवेगात्मक, मेन यही चारों विकास होता है बच्चे में, ठीक है। तो ये आपका डी आपका ज़्यादा प्रीफर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मतलब बुद्धि बुद्धि के बारे में वो बताना है कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है, या बुद्धि कौन सा ऑप्शन सही डिफाइन कर रहा है। पहला है, कह रहा है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। नहीं, परिवर्तन है लेकिन अस्थायी नहीं कह सकते हैं। बुद्धि में चेंज होता है आपका, मतलब बुद्धि से आप चीज़ों को, आपका कंसेप्ट बदलते हो, ठीक है, जो आपको प्रीफर, जो अच्छा लगता है उसको प्रीफर करते हो। ऐसा नहीं कि आपका जो अवधारणा है आपका ना, वो कंसेप्ट है वो अस्थायी हो गया, ऐसा नहीं होता है। हम बुद्धि का यूज़ करके हम उसमें संशोधित भी करते हैं, तो इसमें अस्थायी आ गया, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। नेक्स्ट बी देखते हैं बुद्धि के बारे में क्या कह रहा है। कह रहा है बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है। हाँ, आनुवंशिक है, मतलब हमको अपने पेरेंट्स से मिलती है बुद्धि, माता पिता जितने इंटेलिजेंट होंगे या उनके पूर्वज होंगे उनसे मिलती है बुद्धि। जिसमें मानसिक गतिविधियाँ जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल है। तर्क तो शामिल है, बुद्धि से हम तर्क करते हैं लेकिन स्मरण याद नहीं करते हैं, तो याद इज निगेटिव साइन, ठीक है। दूसरा सी देखते हैं, ये भी नहीं होगा। कह रहा है बुद्धि बहुयामी होता है। हाँ, बहुयामी मतलब कई सारे डायमेंशन होते हैं बुद्धि के, ठीक है, जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना,
आपका मानसिक क्रिया करना, ठीक है, तर्क करना, तो ऐसे बहुत सारे इसके आयाम होते हैं, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। तो बुद्धि में कई सारी योग्यताएं शामिल होती हैं, तो ये सही है। और नेक्स्ट भी देख लेते हैं। कह रहा है बुद्धि अभिसारी रूप से चिंतन करने की योग्यता है। अभिसारी नहीं, अपसारी रूप से होती है, अपसारी, ठीक है। अपसारी का मतलब क्या, जिस जिस भी कंसेप्ट के बारे में सोचे तो अलग अलग डायमेंशन से सोचे, ठीक है। और अपसारी अभिसारी कहता है एक ही डायमेंशन से सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, तो ये तो है नहीं। बुद्धि जिसके पास होती है वो अलग अलग डायमेंशन का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे एक्टिव रहते हैं। हम इसमें मान लीजिए कि जैसे कि जो प्रगतिशील शिक्षा होता है, बच्चों को मतलब उनके जीवन के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है, फ्यूचर के लिए रेडी किया जाता है। उनको व्यावसायिक संबंधित शिक्षा दी जाती है, तो वो उसमें बच्चे सक्रिय रहते हैं। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सक्रिय होते हैं, सक्रिय अनुवसक रूप में होते हैं, निष्क्रिय तो होंगे नहीं, तो ऐसे ही कट गया, ठीक है आपका ये ऑप्शन। दूसरा कह रहा है खाली स्लेट के रूप में होते हैं, ऐसा नहीं है, छोटे वयस्क के रूप में नहीं, वो सक्रिय रूप में रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ले वायोगोस्की के अनुसार अधिगम है। अधिगम मतलब बताया गया है कि जो ले वायस्की हैं वो क्या कहते हैं, वाइगोस्की कह रहा है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय है, निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं है। आपका अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, ये भी सही है, लेकिन ये इनके अकॉर्डिंग नहीं है, ये स्किनर के अकॉर्डिंग है। एक सामाजिक गतिविधि है, हाँ, ये स्किनर कहते हैं, सॉरी वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चा सीखता है, जो अधिगम करता है वो समाज से ज़्यादा सीखता है। जैसे कि बचपन में छोटा होता है तो वो अपने पेरेंट्स को देख के उनका वो करता है उनका अनुसरण करता है, ठीक है। तो ये कहते हैं वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की विशेषता बताता है। तो आपको तो पता ही है कि जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताया था आपका। एक होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। एक होता है आपका ये आपका दूसरा होता है, पहला होता है संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसको संक्रियात्मक अवस्था को हम ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहते हैं। तीसरा होता है मूर्त अवस्था, ठीक है। और चौथा होता है अमूर्त अवस्था। तो इसमें कह रहा है दूसरा वाले की कौन सी क्वालिटी होती है। तो ये आपकी जो दूसरा वाला होता है वो 2 वर्ष से आपका चलता है 7 वर्ष तक, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि जो 2 से 7 साल के बीच में बच्चा होगा उसकी क्या क्वालिटी होगी। तो ये कह रहा है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा। नहीं, उसके अभी कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो 2 से आपके 7 साल का बच्चा है, उसके अंदर लक्ष्य अभी थोड़ी आ जाते हैं कि निर्देशित व्यवहार करता है, लेकिन लक्ष्य निर्देशित नहीं करता है, ये कट जाएगा। कह रहा है कि विलंबित अनुकरण करता है, मतलब अनुकरण वो तुरंत करता है बच्चा। आप देखते हो छोटे बच्चे होंगे 2 से 7 के बीच में, तो आप जो करोगे वो तुरंत करेगा, विलंब नहीं करेगा, तो ये भी गलत है। कह रहा विचारों की अनुक्रमणीयता, हाँ, विचारों की अनुक्रमणीयता रहती है, ठीक है। और कह रहा सर्कुलर रिएक्शन नहीं होता है अभी। तो अनुक्रमणीयता जान जाइए, जैसे कि 2+5 होता है 7, ये समझ जाते हैं। लेकिन वही आपका इसका उल्टा कर दीजिए तो नहीं समझ पाते हैं। तो ये आपकी इनके अंदर होती है, अनुक्रमणीयता गुण होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्न कथन से कौन सा सही है। जो बच्चे होते हैं वो अधिगम के संदर्भ में कौन सी जिनके बारे में सही चीज़ें हैं जानते हैं। कह रहा है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सिखाने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित की जाती है। तो केवल आनुवंशिक द्वारा नहीं, आपकी पर्यावरण द्वारा भी बच्चे का जो सीखने की चीज़ें होती है वो अभिप्रेरण होती हैं। तो ये कट गया आपका, केवल आनुवंशिकता कह रहा था इसलिए। कह रहा है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। नहीं, इनको आर्थिक पृष्ठभूमि से क्या मतलब है आपके बच्चे का, बच्चे में अभी कहाँ से आर्थिक पृष्ठभूमि हो गया, ये होगा नहीं। सी कह रहा है
बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार एवं दंड देना चाहिए। दंड नहीं देना चाहिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। पुरस्कार ठीक है लेकिन दंड नहीं देना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन कट गया। नेक्स्ट है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। हाँ, बच्चे जो होते हैं मतलब वो स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए मतलब उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं तो स्वाभाविक रूप से वो सीख सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कह रहा है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम होता है। जो विकास होता है बच्चों में उनका क्रम बता रहा है कौन सा होता है। तो कह रहा है कि अधोगामी से शीर्षगामी नहीं, ये नहीं होता है। कह रहा है स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास, ये सही है। स्थूल मतलब कि स्थूल का मतलब समझ जाइए, जो बच्चे होते हैं पहले किसी भी चीज़ को संपूर्ण के रूप में देखते हैं, जैसे कि पेड़ है तो पूरा पेड़ पहले देखेंगे, उसके बाद स्थूल पे जाएंगे। स्थूल मतलब उसका पार्ट, ठीक है। पहले अब बच्चों को आप पेड़ के बारे में बताइए, उसके बाद उसके पत्तियों टहनियों के बारे में बताइए, ठीक है, उसके ब्रांचेस के बारे में बताइए। तो स्थूल का मतलब होता है कि बच्चे किसी भी चीज़ को संपूर्ण रूप में देखते हैं, उसके बाद उसके जो भी पार्ट होते हैं, जो उसके अंश होता है उसके रूप में देखते हैं। तो ये आपका ये सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो वयस्क बच्चे वयस्क कब हो जाते हैं आपके? एडल्टहुड किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चे जाके होते हैं वयस्क हो जाते हैं, बच्चे नहीं रहते। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? कह रहा है जीन प्याजे के अनुसार बच्चे, ठीक है, जब जीन प्याजे होते हैं बच्चे बच्चों को क्या, बच्चे के बारे में क्या बताते हैं? ये कह रहा है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करते हैं। तो जीन प्याजे मेनली उनके बच्चों के बारे में क्या बताते हैं ये कह रहा है। तो ये देखते हैं इसको भी, ये भी सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। तो ये अनुबंधित स्किनर कहते हैं, जीन प्याजे नहीं कहते हैं। तो ये आपका बी सही नहीं है। एक पे ध्यान देते हैं, आप देखते हैं सी कह रहा है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए, दंड के सिद्धांत का प्रयोग नहीं करना है, ऑप्शन कट गया। डी कह रहा है ज्ञान को सक्रिय रूप से, सक्रिय जहाँ आ गया आपका पॉजिटिव साइन है, रूप से संचालित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा वो अन्वेषण करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है, तो ये आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्या कह रहा है? मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे अपने आप से बातें करते हैं, से बात करते रहते हैं, उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। इसी को आपके ये क्या है ये वाइगोत्स्की के अनुसार जीन प्याजे इसी को कहते हैं आपको अहम केंद्रिता, ठीक है। जो बच्चे क्या करते हैं खुद से बातें करते हैं तो वो कहते हैं कि ये व्यक्तिगत वार्ता है। कौन कहता है? आपके वाइगोत्स्की। लेकिन वही आप अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं आपके जीन प्याजे। तो दोनों से क्वेश्चन आता है, आपको किसी का भी दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों की विशिष्टता, लिंग के आधार पर संबंधित करना क्या कहलाता है? तो ये जेंडर बायस है आपका, ठीक है। ये हम ऊपर ही बताएं आपको कि इसमें क्या करते हैं, लिंग के आधार पे कामों को बांट देते हैं कि फीमेल ये करेगी, मेल ये करेगा। तो ये आपको बताता है, आपको जेंडर रूढ़िवादिता को बताता है। तो ऑप्शन ए सही होता है। 29 क्या कह रहा है? एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, जैसे कि कोई बच्ची पढ़ने आ रही है, पहली बार स्कूल में आ रही है, तो जो भी उस बाहर सीखी है या जो भी जानती है तो उनके उसके विचार को आपको क्या करना चाहिए? कह रहा है पहली ऑप्शन कह रहा है उसकी अपेक्षा करनी चाहिए। नहीं, अपेक्षा नहीं, अपेक्षा मतलब कह रहा है कि उसकी मतलब उसके विचारों को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये गलत है। कह रहा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, भी गलत है, देना चाहिए। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, हाँ, उनको शामिल करना चाहिए, ठीक है। बच्चा जो भी कुछ जानता है स्कूल आने से पहले तो उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बच्चों को उसके ज्ञान से संबंधित संबंधित चीज़ों को कोरिलेट करके उसको बतानी चाहिए।
और उन्हें आविष्कार करना चाहिए, ये तो गलत है, डिनाई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन लास्ट है, क्या कह रहा है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलर वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था पे है? तो कोहलर वर्ग ने 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, तो उसमें से कह रहा है कौन सी अवस्था है, तो ये आपकी ये होती है दंड एवं आज्ञा पालन विन्यास। इसके अनुसार बच्चे क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर तुम कोई गलत काम करते हो तो तुमको सज़ा दिया जाएगा या दंड दिया जाएगा, तो ये इसके अंतर्गत आता है। तो एक स्टोरी होती है, मैं बता देती हूँ हिंज की। एक कोहलर वर्ग थे मनोवैज्ञानिक, वो कहानी बताए थे बच्चों को एक कहानी बताया जिसके बारे में हिंज के बारे में था। वो बोले कि जो हिंज था एक गरीब इंसान था और उसकी वाइफ को बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, और उसको एक ही केवल दवा बचा सकता था, जो एक ही मेडिकल पे वो था, वो जा मेडिकल वाले के पास गया और बोला कि मुझे ये दवा चाहिए, मैं आपको पैसा बाद में पे कर दूंगा, मतलब अभी मेरे पास नहीं है। तो वो क्या करता है, मेडिकल वाला उसका फ़ायदा उठाता है, कहता है कि नहीं नहीं, और मैं ऐसे नहीं दे सकता, और उस दवे का जो दवा है उसका दाम मतलब कई गुना ज़्यादा करके बताता है, सोचता है कि इसको मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। लेकिन हिंज के पास पैसे नहीं रहते हैं और उसको अपनी वाइफ को ही बचाना होता है, तो क्या करता है, रात में जाता है और मेडिकल जो स्टोर रहता है उसको तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के वो दवा चुरा लेता है और अपनी वाइफ को देता है, जिससे उसकी वाइफ बच जाती है।